Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to cover the debates of secularism. मैं ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ जिसमें मैं सेक्युलरिज्म का मतलब, इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो. अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख लीजिए. नाउ आई एम गोइंग टू कवर द डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म. इट्स मेनली फॉर द BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस. इट्स इन द कोर पेपर ऑल्सो, इट्स इन द GE ऑल्सो. सो इट्स अ कंबाइंड वीडियो फॉर ऑल ऑफ देम. सो जब हम सेक्युलरिज्म की डिबेट्स के बारे में बात करते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इट वाज KT शाह हु फर्स्टली टॉक्स अबाउट द सेक्युलरिज्म कि ऐसा कुछ प्रोविज़न लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी. इस वजह से शुरू में ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन बाद में बाय मेकिंग 42nd अमेंडमेंट इन 1973 द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड इन आवर प्रीएम्बल. फाइन, इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया. अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोविजंस की जिसमें कि सेक्युलर, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर है. तो अगर आप आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 देखेंगे सो विल गेट टू नो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है. फिलहाल इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट कंटेंट राइट नाउ बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिबेट्स ऑफ द सेक्युलरिज्म. नाउ व्हाट इज़ अ डिबेट? फर्स्टली, डिबेट का मतलब क्या है? देर आर टू ग्रुप ऑफ पीपल, वन इज अगेंस्ट द टॉपिक एंड वन इज फॉर द टॉपिक, राइट. वन इज द सपोर्टर ऑफ द टॉपिक. सो सिमिलरली एक ऐसा ग्रुप है जो कि बिलीव करता है कि जो सेक्युलरिज्म इट इज़ हाईली इनकैपेबल. वो ऐसा समझता है कि इंडियन सिनेरियो के लिए या वर्ल्ड के सिनेरियो के लिए जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है. एंड देन अदर ग्रुप डू फील्स लाइक कि सेक्युलरिज्म से बेहतर जो है वो कुछ नहीं हो सकता. सेक्युलरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑल वी कैन डू इज़ टू ब्रिंग सम माइनर changes in the secularism according to the situations around the country. So सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि व्यू करते हैं सेक्युलरिज्म को टोटली इनकैपेबल. तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 लोग आते हैं. द वन इज़ द पार्थ चैटर्जी. आप प्लीज़ अपनी कॉपीज़ निकाल के लिखना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज आपको ऐसे ही इसके आंसर्स फ्रेम करने हैं. एंड अगर आप इसी तरीके से सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आप एक काफ़ी अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं. तो जो पहले हैं वो हैं पार्थ चैटर्जी, सेकेंड इज़ आशीष नंदी एंड द थर्ड इज़ द TN मदन. आप समझते हैं कि पार्थ चैटर्जी का क्या मानना है. वो ऐसा समझते हैं कि अगर हम सेक्युलरिज्म को मानते हैं कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से जो है वो एक अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन वो बोलता है कि इससे जो माइनॉरिटी पीपल होंगे उन लोगों को जो मेजॉरिटी है वो दबा लेगी. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के रिलीजन की बात करें, ऑल्दो वी आर अ सेक्युलर कंट्री बट हमारी हिंदू पॉपुलेशन जो है वो बाकी ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. सो देर आर द चांसेस कि हिंदू पीपल विल स्टार्ट डोमिनेटिंग द अदर सेक्शंस. तो वही पार्थ चैटर्जी का मानना है कि अगर ऐसा होगा तो इससे जो डोमिनेटिंग सेक्शन है, जो मेजॉरिटी सेक्शन है, वो माइनॉरिटी को दबाना शुरू कर देंगे. तो वो कहता है कि जो रिलीजन और पॉलिटिक्स ऐसे साइमल्टेनियसली ही वर्क करना पड़ेगा ताकि ये जो है वो हर ग्रुप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बचा सके और मेजॉरिटी को ऑप्रेसर बनने से रोक सके. दूसरी चीज़ वो ये बोलता है कि हमें सेक्युलरिज्म की ज़रूरत ही नहीं बिकॉज सेक्युलरिज्म टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. इंस्टेड ऑफ दिस दे आर सेइंग कि हमें टॉलरेशन का प्रिंसिपल लाना चाहिए, कि लोगों में सहिष्णुता हो, लोगों के बीच में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता हो, लोग दूसरों के रिलीजन को भी एक्सेप्ट करें. मान लीजिए ठीक है, इफ़ आई बिलीव इन हिंदुइज़्म फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस्लाम के खिलाफ हो जाऊँ, मैं सिखिज़्म के खिलाफ हो जाऊँ. नो, मेरा ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि ठीक है मेरी जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ बट एट द सेम टाइम मैं बाकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिसरिस्पेक्ट ना करूँ. ये मानना था हमारे पार्थ चैटर्जी का. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आशीष नंदी. ही सेज़ कि जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग था वो हाईली फ्लेक्सिबल था एंड काफ़ी एकोमोडेटिव था, मतलब हर चीज़ को वो एकोमोडेट कर लेता था. लेकिन जो वो बोल रहे हैं कि जो हमारा मॉडर्न रिलीजन है ना ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है. इसका मतलब ये है कि ये मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ रिलीजन था वो सबसे बेस्ट था और वही तरीका जो है वो हमें अपनाने की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग कि जैसे मान लो भी स्टेट सबसे पावरफुल है, तो इनका मानना था कि स्टेट को काउंटर करने के लिए अगर दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी स्टेट के अलावा, इट वॉज द रिलीजन. अब स्टेट को रिलीजन से खतरा था, इसलिए स्टेट ने खुद से कम्युनलिज्म की भावना जो है सोसाइटी में लाई और बाद में खुद ही सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल लाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इट मीन्स इट इज़ अ सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम जिसमें कि सेक्युलरिज्म की ज़रूरत ही नहीं थी बल्कि स्टेट ने खुद इस प्रॉब्लम को है जो बनाया और बाद में सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल लाके उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स इट.
द थर्ड पॉइंट इज़ द टी.एन. मदन, जो कि ये बात करते हैं कि जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में सेक्युलरिज़म पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज़ हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर इंडिया की हम बात कर लें या बाकी कंट्रीज़ की बात कर लें, तो 98.09% पीपल जो है वो किसी ना किसी धर्म को मानते हैं। अब वो डिफरेंट डिफरेंट धर्मों को मान रहे हैं, तो देयर इज़ अ रिलीजियस प्लूरलिज्म, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट धर्मों को मान रहे हैं। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग इतना ज़्यादा रिलीजियस फेथ रखते हैं, वहाँ पे अगर आप पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेट करने की बात करोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लान। दूसरी चीज़ ये है कि साउथ एशियन जो हमारे कंट्रीज़ हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका कि स्टेट रिलीजन है, ऑफिशियल रिलीजन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान की बात करो, इट्स इस्लामिक कंट्री। तो ऐसी स्टेट में जो कि खुद ही एक ऑफिशियल रिलीजन रखते हैं, क्या वहाँ पे सेक्युलरिज्म पॉसिबल है? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये 3 व्यूज़ जो हैं ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सपोर्टर्स ऑफ अ सेक्युलरिज्म, ये बेसिकली बात करते हैं कि हम लोग जो हैं वो सेक्युलरिज्म में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आते हैं दैट इज़ अ डोनाल्ड स्मिथ। इन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, जिसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कुछ फीचर्स हो सकते हैं एक सेक्युलर स्टेट के। सबसे पहले वो कहता है कि रिलीजियस फ्रीडम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा अब हम चेक करेंगे कि क्या इंडिया में है, दैट इज़ येस, आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सेकेंड थिंग इज़ पीपल शुड हैव सिटीजनशिप, तो डेफिनेटली इंडियन पीपल के पास सिटीजनशिप है। और तीसरी चीज़ है द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कम्प्लीटली। तो ये वही कहते हैं कि दोनों का स्फेयर जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना चाहिए, देयर शुड बी नो इंटरैक्शन। लेकिन हमारा इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है? इट टॉक्स अबाउट कि स्टेट जो है इट कुड इंटरवीन इनटू द रिलीजन। अगर किसी भी तरीके से पब्लिक मोरालिटी या पब्लिक में डिसऑर्डर आ रहा है या कोई भी इशू अगर रिलीजन की वजह से लोगों में हो रहा है, तो डेफिनेटली स्टेट कैन इंटरवीन। इट मीन्स देयर इज़ अ लिमिटेशन इन द सेक्युलरिज्म ऑफ इंडिया एज वेल, ठीक है। और हमारे जो रिलीजन है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, और सोशल चेंजेस या रिफॉर्म्स लाना रिलीजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए स्टेट उसमें इंटरफेयर करता है। अब हम बात करेंगे राजीव भार्गवा की। इनकी तो आपने काफ़ी सारे पॉलिटिकल थ्योरी की बुक्स भी पढ़ी हैं, इनकी तो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है। सो राजीव भार्गवा जो हैं ये सेक्युलरिज्म को 3 तरीके से बांटते हैं। द फर्स्ट इज़ द हाइपर सब्सटेंटिव सेक्युलरिज्म, जिसमें ये बात करते हैं कि एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें आप रिलीजन और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग कर दो, लाइक जैसे वेस्टर्न मॉडल है, कोई इनके बीच में किसी प्रकार का कोई डायलॉग नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कहते हैं अल्ट्रा प्रोसीजरल सेक्युलरिज्म, जिसमें ये बात करते हैं कि हमने दोनों को हाईली कंपार्टमेंटलाइज कर देना है, कि जो रिलीजन है उसका कितना स्फेयर है वो टोटल लिखा होना चाहिए कि उसका स्फेयर कितना है, वो कितने एरिया तक काम कर सकता है, एंड सिमिलर विद द केस ऑफ द स्टेट। बट द पॉइंट इज़ कि इतना कंपार्टमेंटलाइज होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, बट एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस मच कंपार्टमेंटलाइजेशन इज़ पॉसिबल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड द थर्ड इज़ द कंटेक्चुअल सेक्युलरिज्म विद प्रिंसिपल डिस्टेंस, कि एक ऐसा सेक्युलरिज्म जिसमें रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बीच में एक प्रिंसिपल डिस्टेंस हो और इंटरैक्शन भी होगी, लेकिन वेयर एवर इट इज़ नीडेड। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, अगर कंट्री की किसी तरीके से रिलीजन की वजह से इन्फ्लुएंस्ड हो रही होगी, सो उस केस में स्टेट हैज़ द राइट टू इंटरवीन। और इसका कारण ये है कि हमारी बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्लूरलिज्म है, कम्युनिटेरियन है, रिलीजन्स में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज नहीं है, इस वजह से स्टेट का इंटरवेंशन समटाइम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट नीरा चंडोक। ये वही समझाती हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स में डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साथ साइमल्टेनियसली चलने की कोशिश करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स अपने अपने स्फेयर में काम करें। इसके बाद पॉइंट्स आएंगे अमर्त्य सेन के। ये कहते हैं कि जो स्टेट है उसको हमेशा इग्नोर करना चाहिए किसी भी पर्सन के रिलीजन को, और उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए विदाउट नोइंग इट्स रिलीजन। मतलब रिलीजन का पॉलिटिक्स के साथ कुछ काम ही नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द अमर्त्य सेन। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म, बिकॉज वेन एवर यू आर राइटिंग अ आंसर, आप अगेंस्ट एंड फॉर के व्यूज़ देने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू क्रिटिसाइज द होल थिंग। तो जो थॉमस ब्लॉम हैंसेन हैं या फिर पॉल आर ब्रास हैं, क्रिस्टोफर हैं, ये बिलीव करते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म को जो सबसे बड़ी चुनौती है दैट इज़ द हिंदू नेशनलिज्म, क्योंकि हम सबको पता है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है।
दूसरा, नीरा चंड्योक हैं, वो मानती हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो उसकी तो डेफिनेशन ही चेंज हो गई आफ्टर द डेथ ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो ऐसा मानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो आइडिया कुछ और ही था, लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके सक्सेसर्स ने बिल्कुल ही उसके आइडिया को जो है वो चेंज कर दिया है। द नेक्स्ट इज़ द सूडो सेक्युलरिज्म विच मीन्स अपीजमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़। लोग फिर भी धर्म के नाम पर वोट्स लेने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द रिलीजन पॉलिटिक्स। इसका मतलब हम सेक्युलरिज्म में बात करें, रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करो, एंड सूडो सेक्युलरिज्म क्या है, अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ और उनमें धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाना। तो ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हमें सामने नज़र आता है। इसके अलावा एक और पर्सन है, दैट इज़ आई थिंक अचिन विनायक। ये बात करते हैं, सॉरी इट्स नॉट अचिन विनायक, इट्स के.एम. पानीकर। ये कहते हैं कि थ्योरेटिकली हमारा देश सेक्युलर कंट्री है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट सेक्युलर कंट्री, बिकॉज प्रैक्टिकली हमारे यहाँ पे क्या है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स बहुत मिलते जुलते हैं, दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। ये उसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और बाकी हिंदुत्व नेशनलिज्म तो ऑब्वियसली है ही है कि ये एक मेजर थ्रेट हो सकता है। उसके अलावा ये इनका मानना है कि जो मुस्लिम वुमेन बिल था, दैट इज़ शाह बानू केस, और हम बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की बात करते हैं जब 1992 में, तो ऑन दैट टाइम जो कांग्रेस पार्टी थी, इट वाज इन मेजॉरिटी पार्टी थी वो सेंटर में, तो वो चाहती तो कुछ एडिक्वेट स्टेप्स उठा सकती थी, क्योंकि उस समय सेक्युलरिज्म की भावना या मतलब सेक्युलरिज्म की भावना को तो ये टोटली कॉन्ट्रडिक्ट करता है अगर हम डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद की बात करते। तो उन्होंने एडिक्वेट स्टेप्स नहीं उठाए, तो इसका मतलब कि हमारा सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं जो है वो इतना ज़्यादा सही तरीके से, जो एक्चुअल डेफिनेशन थी, जो एक्चुअल पर्सपेक्टिव था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, वो उससे काफ़ी डेविएट हो चुका है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन द डिबेट्स ऑफ सेक्युलरिज्म, एंड आई हैव क्रिटिसाइज द होल थिंग। इफ़ यू वांट टू कंपाइल योर आंसर, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट अ कंक्लूजन फॉर द सेम, जिसमें आप पूरे आंसर को बैलेंस आउट करेंगे। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट, do let me know in the comment section. Thank you.